नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो कहानी यूट्यूब चैनल। आज की कहानी का शीर्षक है आंदोलन। महिला समिति की बैठक में भाग लेने के लिए स्वाति घर से निकल रही थी कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। वह ठिठक कर खड़ी हो गई। रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो दूसरी ओर से पति नीलेश का हर्ष मिश्रित उत्तेजित स्वर सुनाई पड़ा। स्वाति, अचानक आज ऑफिस में मेरे दो बहुत पुराने और प्रिय मित्र आ गए हैं। मैं उन्हें लंच के लिए घर ला रहा हूँ। हम तीनों 1:30 बजे तक घर पहुँचेंगे। तब तक तुम सब तैयार कर लोगी, क्योंकि हम अधिक देर नहीं ठहर पाएंगे। पर स्वाति बोली। नीलेश उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही बोल उठा, अरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अधिक कुछ नहीं करना। हाँ, नरगिसी कोफ्ते, मटर का पुलाव, रायता और सलाद बना लेना, और जो कुछ घर में बना हो रख देना, बस चल जाएगा। वे लोग भी जानते हैं कि तुम्हें इतना शॉर्ट नोटिस मिला है। अच्छा, इस समय मैं बहुत जल्दी में हूँ, उन्हीं लोगों के साथ काम से जा रहा हूँ। और नीलेश ने टेलीफोन बंद कर दिया। स्वाति ने टेलीफोन का चोंगा रख दिया। क्या खूब, अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वह क्रोध में बड़बड़ाई। कितना अच्छा होता यदि वह 1 मिनट पहले ही घर से निकल लेती। अब वह क्या करे? बैठक में जाने का तो खैर प्रश्न ही नहीं रहा। इतने कम समय में सब चीज़ें बनेंगी कैसे? नीलेश पर उसे बेहद क्रोध आ रहा था। क्या निमंत्रण देने से पहले उससे पूछ नहीं लेना चाहिए था? सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। अब उसे प्रगति को भी टेलीफोन करना पड़ेगा। उसने कितना जोर डाला था इस बैठक में आने के लिए। प्रगति महिला समिति की सेक्रेटरी थी और बहुत ही उत्साह से उसका कार्य करती थी। उसकी धारणा थी कि बिना जोरदार आंदोलन किए नारियां पुरुषों से अपने अधिकार नहीं ले सकती। टेलीफोन पर स्वाति की आवाज़ सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यह क्या स्वाति, तुम अभी तक घर पर ही हो? मीटिंग तो शुरू भी हो गई है। ओह प्रगति, मुझे बहुत अफसोस है। मैं घर से निकल ही रही थी कि इनका फ़ोन आ गया। 2 मित्रों के साथ लंच पर आ रहे हैं। अब उसकी व्यवस्था करनी है, अतः आ नहीं पाऊंगी। तुमने उन्हें बताया नहीं कि आज की मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है और उसमें जाना कितना आवश्यक है? क्या करूं प्रगति, इन्होंने मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। आज मुझे क्षमा करना। स्वाति इतना ही कह पाई कि दूसरी ओर से टेलीफोन बंद हो गया। चोंगा रखने की ध्वनि सुनकर स्वाति समझ गई प्रगति उससे कितना रुष्ट होगी। कुछ क्षण वह रिसीवर को हाथ में दिए खड़ी रह गई, फिर एक दीर्घ निश्वास छोड़कर उसे रख दिया। समय देखा 10 बज रहे थे। अब यदि वह जल्दी न करेगी तो समय पर कुछ भी तैयार नहीं हो पाएगा। स्वाति को आशा नहीं थी, पर भोजन समय पर तैयार हो गया। जिस समय नीलेश और उसके मित्र आए, वह मेज पर लगा रही थी। सभी व्यंजन रुचिकर थे। नीलेश के मित्रों ने स्वाति की भरपूर प्रशंसा की। वह प्रसन्न हो उठी, परंतु हृदय में नीलेश के प्रति जो क्रोध का उबाल आ रहा था वह न दबा। हंस हंस कर अतिथियों का सत्कार करते समय वह मन ही मन सोच रही थी कि कब वह अकेले में नीलेश को पाए और मन की भड़ास निकाले। उसकी यह साध पूरी न हो सकी। भोजन कर नीलेश मित्रों के साथ ही वापस लौट गया। उसके तुरंत बाद बच्चे स्कूल से आ गए। उन्हें खिला पिला चुकी तो स्वाति का शरीर थकान से चूर-चूर हो रहा था। तभी प्रगति आ गई। उसे देखकर स्वाति फिर अपराध भावना से भर उठी। आते ही प्रगति ने बहुत ही उत्साह से मीटिंग में हुई सारी कार्रवाई का वर्णन आरंभ कर दिया। फिर एकाएक बीच में पूछ बैठी, और कहो, हमारी मीटिंग की तरह तुम्हारा लंच भी सफल रहा न? नीलेश ने तुम्हें इस प्रकार असुविधा पहुंचाने के कारण क्षमा तो मांगी होगी। स्वाति का मुंह उतर गया। बोली, क्षमा कैसे मांगते? उनके मित्र जो उनके साथ थे, आज शाम को खूब लड़ूंगी। प्रगति हताश सी सोफे पर लुढ़क गई। नहीं स्वाति, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारे लिए महिला समिति की सदस्य होना बेकार है, क्योंकि हमारी समिति का मूल सिद्धांत तो पुरुषों से अपने अधिकार लेना है। हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और तुम हो कि पति ने हुक्म दाग दिया तो बिना सोचे समझे मशीन की तरह उसे पूरा करने में लग गई। शहर में इतने होटल और रेस्तरां किस लिए चल रहे हैं? क्या उनमें नहीं जा सकते थे? जरा सोचो, तुम में और तुम्हारे नौकर में क्या अंतर है? बल्कि नौकर तो अपने काम का वेतन पाता है, जब चाहे छुट्टी कर सकता है, जब चाहे नौकरी छोड़ सकता है। तुम तो वह भी नहीं कर सकती। स्वाति विचलित हो उठी।
आज सुबह से निराशा, उत्तेजना, क्रोध और थकान ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था। इस समय प्रगति की बातों से उसे अपनी असहायता पर ग्लानि हो आई। क्या उसमें जरा भी आत्मसम्मान नहीं बचा है, जो वह नीलेश की कोई भी बात टाल नहीं सकती? उसकी आंखों में आंसू छल चला आए। अवरुद्ध कंठ से बोली, प्रगति, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? प्रगति कुछ देर सोचने की मुद्रा में चुप बैठी रही, फिर एकदम उछलकर बोली, अगर मानो तो मैं तुम्हें एक मज़ेदार तरकीब बताती हूँ। तरकीब सुनने के पश्चात स्वाति काफ़ी देर तक उसकी योजना पर विचार विमर्श करती रही, और जब प्रगति गई तो स्वाति का मन काफ़ी हल्का हो गया था। उसके हृदय से निराशा का भाव दूर हो गया था। कुछ नए विचारों ने उसके अंदर उत्साह भर दिया था। शाम को नीलेश ऑफिस से आया तो रोज़ की तरह उसने स्वाति को अपनी प्रतीक्षा करते नहीं पाया। वह घर में नहीं थी। नौकर से उसकी अनुपस्थिति के बारे में पूछा तो उसने एक पर्ची उसके हाथ में थमा दी। उसमें लिखा था, मैं किसी आवश्यक काम से बाहर जा रही हूँ। बच्चे प्रगति के पास हैं, आप उन्हें बुलवा लें और समय से खिला पिलाकर स्कूल का काम करवा लें। 8 बजे उन्हें ज़बरदस्ती लेटाकर कहानी सुनाकर सुला दें। नीलेश आश्चर्यचकित बहुत देर तक पत्र को उलट पुलट कर देखता रहा। स्वाति को ऐसा क्या आवश्यक काम हो सकता है? तभी नौकर चाय ले आया। नीलेश उसे बच्चों को प्रगति के घर से लाने का आदेश देकर चाय पीने लगा। रात 8:30 बजे स्वाति लौटी। बच्चे सो चुके थे। नीलेश ड्राइंग रूम में बैठा ऑफिस की फाइलों में उलझा हुआ था। स्वाति की पदचाप सुन सिर उठाकर उसने पूछा, कहाँ गई थी? लिख जाती तो मैं ले आता। स्वाति जमाई लेती हुई बोली, मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ जो अकेले आते डरूं, और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे की ओर बढ़ गई। स्तंभित सा नीलेश उसकी पीठ देखता रह गया। दूसरे दिन भी स्वाति घर से बाहर थी। रात को खाना खाते समय नीलेश ने हंसकर पूछा, क्या बात है स्वाति, यह एकाएक शाम को घूमने का क्या शौक हो गया तुम्हें? कहाँ जाती हो? क्या यह आवश्यक है कि मैं जहाँ भी जाऊँ आपको बताकर जाऊँ? आप जब कभी ऑफिस से देर से आते हैं तो क्या मैं कभी आशंका प्रकट करती हूँ कि आप सीधे ऑफिस से आ रहे हैं या कहीं और होकर? नीलेश कुछ देर उसकी ओर हक्का बक्का सा देखता रह गया, फिर संयत स्वर में बोला, बच्चों को रोज यूं छोड़कर जाना क्या तुम्हारे लिए उचित है? क्या वे आपके बच्चे नहीं हैं? मैं दिन भर उनके साथ रहती हूँ, उनके सारे काम करती हूँ। क्या आप 2.5-3 घंटे उनका ध्यान नहीं रख सकते? मैं तो नहीं समझती कि यह उन पर किसी प्रकार का अन्याय है। धीरे धीरे नीलेश के मस्तिष्क से चिंता की रेखाएं साफ हो गई और वह जोर से हंस पड़ा। अवाक हो स्वाति ने उसकी ओर देखा तो बोला, अब मेरी समझ में आया, शायद महिला समिति की बैठकें आजकल खूब जोर शोर से चल रही हैं। फिर अपेक्षाकृत गंभीर होकर बोला, क्या हमारा घर भी इन आंदोलनों से आलोड़ित होने वाला है? जान पड़ता है प्रगति का खूब प्रभाव पड़ रहा है तुम पर। स्वाति तुनक उठी। एक ठीक बात बताए दूसरा उसे मान ले तो उसे प्रभाव में हो जाना नहीं कहते। मैं मानती हूँ कि मैं अपने जिन अधिकारों से बेखबर थी उनका एहसास प्रगति ने मुझे करा दिया। अब मुझे ज्ञात हुआ कि स्त्री केवल पत्नी ही नहीं, एक अलग अस्तित्व की स्वामिनी भी है। वह न कोई नौकरानी है न मशीन कि बटन दबा दिया और वह चालू हो गई। अलग अस्तित्व हर मनुष्य का होना चाहिए, पर मैं यह नहीं समझता कि कोई अपने घरेलू कर्तव्यों को पूरा करने से नौकर या मशीन बन जाता है। आप ऐसा क्यों समझेंगे? आपको तो लाभ न समझने में ही है, स्वाति आवेश में आकर बोली। इसके बाद नीलेश ने कुछ कहना व्यर्थ समझा। दूसरे दिन नीलेश ऑफिस से आया तो स्वाति बोली, मैं कार के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ मित्रों के साथ मैंने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया है। नीलेश कुछ बोला नहीं। उसने यह भी नहीं पूछा कि वह कौन सी फिल्म देखने जा रही है, बस मुस्कुराकर उसके हाथ में कार की चाबी पकड़ा दी। स्वाति ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, परंतु पति के मुख के भाव वह पढ़ न पाई। उसे कुछ निराशा सी हुई। उसकी योजना उतनी मनोरंजक सिद्ध नहीं हो रही थी जितना उसने सोचा था। धीरे से उसने चाबी ले ली और थके से कदमों से कार की ओर बढ़ गई। आज उसे नीलेश को बच्चों या घर के बारे में कुछ कहने की भी इच्छा नहीं हुई। कार स्टार्ट करते हुए उसकी निगाह आसमान पर पड़ गई। घने घने काले बादल उमड़ रहे थे। एक शीतलहर सी उसके शरीर में दौड़ गई। नीलेश पर उसे खींच हो आई। उसे पत्नी का इतना भी ख्याल नहीं कि कहे कि सर्दी के मौसम में इन घिरते बादलों को देखते हुए
उसका घर से अकेले जाना उचित नहीं। फिल्म देखने का उसके हृदय में तनिक भी उल्लास नहीं था। उसके हृदय में भी आकाश के मेघों की तरह एक उदासी सी छाई हुई थी। कितनी दूर होती जा रही थी वह नीलेश से। पहले सारे दिन घर पर रहने पर भी वह न जाने नीलेश के ऑफिस से आते ही कैसे ढेर सारी बातें पा जाती थी करने के लिए, और अब तो बस यही गोरों की तरह कभी कभी दोनों हेलो करने भर का ही समय पाते हैं। रात के 9:30 बज चुके थे। नीलेश पत्रिका में ध्यान लगाने का प्रयत्न करता, परंतु बार बार उसकी दृष्टि घड़ी की ओर उठ जाती। बाहर बिजली की कड़क सुनकर वह सिर उठा। न जाने स्वाति इस समय कहाँ होगी। चिंता से उसका मन, उसकी दृष्टि आकुल हो रही थी। अपने ऊपर उसे क्रोध भी आ रहा था। क्यों स्वाति को उसने इतने खराब मौसम में जाने दिया। तभी टेलीफोन की घंटी सुनकर उसका हृदय धक से हो गया था। दूसरी ओर से स्वाति की आवाज़ सुनकर उसके मुख के भाव बदल गए। अनायास मुख पर मुस्कुराहट बिखर गई। स्वाति घबराई हुई कह रही थी, कार में शायद पंचर हो गया है, तुम शीघ्र टैक्सी लेकर आ जाओ। मेरे आने की क्या आवश्यकता है, कार के सारे टूल्स डिग्गी में हैं, स्टेपनी बदल लो। नीलेश ने सायाश स्वर को सहज बनाकर कहा। आपको क्या हो गया है, मैं टायर बदलूंगी। आश्चर्य मिश्रित आक्रोश के साथ स्वाति बोली। मुझे आश्चर्य है कि महिलाओं के इस स्वतंत्रता युग में यह तुम कैसी असहाय जैसी बातें कर रही हो। तुम्हें सबल बनना चाहिए, और वह तभी हो सकता है जब तुम हम पुरुषों पर किसी प्रकार भी आश्रित न रहो। स्टेपनी बदलना कोई स्त्रियों का काम है, स्वाति चिढ़कर बोली। जब बच्चों को खाना पिलाना पुरुषों का काम हो सकता है, तो क्या स्टेपनी बदलना स्त्रियों का काम नहीं हो सकता। स्वाति का स्वर रुआंसा हो उठा। प्लीज़, दिन होता तो मैं प्रयत्न भी करती, पर इस समय रात अधिक होती जा रही है। इस अंधेरे और सुनसान में मुझे बहुत डर लग रहा है। फ़ोन करने के लिए बूथ तक आने में भीग गई हूँ, उस कारण सर्दी लग रही है, वह अलग। आप शीघ्र आ जाइए, बहस बाद में करेंगे। नीलेश हंस पड़ा, बोला, ठीक ठीक बताओ किस स्थान पर हो, मैं फ़ौरन पहुँच जाता हूँ। घर पहुँचने पर गर्म पानी से नहाने और भोजन करने के बाद स्वाति कुछ स्वस्थ हुई। अब उसका प्रयत्न था कि वह नीलेश को कुछ कहने का अवसर देने से पहले ही सो जाए, परंतु वह ऐसा न कर सकी। उसे उठता देखकर नीलेश बोला, ठहरो स्वाति, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। स्वाति सकपका गई। जिस विषय की चर्चा से वह कतरा रही थी वही अब आरंभ होने वाली है। खिड़की में से उसे दिख पड़ा कि आकाश बिल्कुल साफ हो गया था। हंसता हुआ चंद्रमा उसे देख रहा था। जहाँ तहाँ नन्हे मुन्ने तारों ने भी अटकेलियाँ शुरू कर दी थी। लगता ही नहीं था कि कुछ देर पहले इसी आकाश में इतने बादल गरजे थे, इतनी बिजली चमकी थी। स्वाति को लगा उसके जीवन आकाश पर भी आंधी का यह अंतिम वेग है, फिर इसी प्रकार शांति हो जाएगी, और वह एक दृढ़ निश्चय के साथ फिर कुर्सी पर बैठ गई। नीलेश बोला, स्वाति, यह बताओ कि क्या मैंने कभी तुम्हारे किसी कार्य में हस्तक्षेप किया है। अपराधियों की तरह लज्जित सी होकर उसने केवल गर्दन हिला दी। क्या मैं तुम्हारी आवश्यकताएं यथा समय पूरी नहीं करता। सिर झुकाए ही स्वाति ने कहा, करते हैं। क्या आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता नहीं करता। अब स्वाति का धैर्य टूट गया। झुंझलाकर बोली, मैंने यह कब कहा है। तब अब तुम मुझे स्वतंत्रता की परिभाषा समझा दो। आपने उस दिन मुझसे पूछा था कि खाने पर अपने मित्रों को ले आएं कि नहीं। मैं एक आवश्यक मीटिंग में जा रही थी, वह मुझे स्थगित करनी पड़ी। ठीक है, वह मेरी भूल थी, पर वह इसलिए नहीं कि पति होने के नाते मैं तुम्हारे ऊपर यह अधिकार समझ रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें इतना अपना समझ रहा था कि मेरे हृदय में यह विचार भी नहीं आया कि मेरे मित्रों का सत्कार करना तुम्हें बुरा लगेगा। मैं बहुत वर्षों बाद उन मित्रों से मिला था, उन्हें बाहर खिला सकता था, पर उसमें इतने अपनत्व का भाव नहीं आता। शायद मेरे अवचेतन मन में अपनी पत्नी की गृह दक्षता और पाक कुशलता से उन्हें प्रभावित करने की भी इच्छा रही होगी। जब हम अधिकारों या स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम अपने कर्तव्यों का बोझ दूसरे पर लाद दें। प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र होते हुए भी किसी न किसी प्रकार दूसरे पर निर्भर है, और इसी पारस्परिक निर्भरता के कारण समाज बनता है। इसी प्रकार पति पत्नी को भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के दायरों की सीमा समझकर ही चलना चाहिए। मैं तुमसे घर को सुचारू रूप से चलाने, बच्चों का सही पालन पोषण करने की आशा करता हूँ,
पर साथ ही अपना यह कर्तव्य भी समझता हूँ कि तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करूँ, समाज में तुम्हारे आत्मसम्मान और मर्यादा की रक्षा करूँ, तुम्हारी इच्छाओं और भावनाओं का मान न करूँ तो तुम्हें मेरे विरुद्ध जाने का पूर्ण अधिकार है। आगे स्वाति सह न सकी, आंखों में आंसू भरकर बोली, बस भी कीजिए, कब तक लेक्चर देंगे? नीलेश खिलखिला पड़ा, लेक्चर तो बंद कर दूंगा पर कुछ शर्तों पर। हाँ, इस समय आपका पलड़ा भारी है, कुछ भी शर्तें मनवा लीजिए, स्वाति ने हंसकर कहा। अब से तुम महिला समिति की बैठक में केवल श्रोता बनकर जाओगी। वहाँ समझाने का प्रयत्न करोगी कि अधिकारों को जान लेना पर्याप्त नहीं है। पूर्ण जागृति तभी मानी जाती है जब हम अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी पूर्ण जागृत हों। कोई भी क्रांति तभी सफल हो सकती है जब उसके पीछे सच्चाई का बल हो। अच्छा, अब कोई और भी शर्त है क्या? स्वाति ने स्वर में थकान घोलकर पूछा। दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरे विरुद्ध जो भी शिकायत होगी अपनी सखियों से नहीं, मुझसे कहोगी, और हाँ, बिना रोए बिना क्रोध करे। कहो, मंजूर है? हाँ बाबा, मंजूर है, सब मंजूर है। तो मिलाओ हाथ। और सह हाथ से स्वाति ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। उसके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा या संकोच नहीं था।